हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जो आज का सेशन लिया है हमने मध्यकालीन इतिहास से, जिसका टॉपिक है दोस्तों सूरवंश। तो इसमें आज के सेशन में हम सूरवंश के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। गाइज अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी पुलिस या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सूरवंश से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन सूरवंश। तो दोस्तों सूरवंश तो सूरवंश का अगर हम कार्यकाल देखें 1540 से 1555 के बीच में ये इसका कार्यकाल रहता है। दोस्तों, ये सेकंड अफगान वंश है, यानी अगर भारत में द्वितीय अफगान वंश स्थापित करने वाला कौन शेरशाह था, तो पहला दोस्तों कौन था? बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी जो था वो कैसा था? प्रथम अफगान शासक था। तो प्रश्न आ जाता है कि पहला अफगान शासक कौन था जिसने भारत पर शासन स्थापित किया? वो था बहलोल लोदी। और अगर द्वितीय अफगान शासक जो था जिसने भारत पे अपना शासन स्थापित किया तो वो था शेरशाह सूरी। तो दो ऐसे शासक हुए जो अफगान शासक थे। तो पहला याद रखना बहलोल लोदी, और दूसरा जो दोस्तों कहा जाता है उसे शेरशाह सूरी को। तो सूरवंश जो था दूसरा अफगान वंश था। दोस्तों, इस वंश की जो भाषा थी वो कैसी थी? फारसी थी। कैसी थी? फारसी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, एक किताब लिखी है अकबर के कहने पर, लिखी थी अब्बास खां सरवानी ने। अब्बास खां सरवानी ने एक किताब लिखी, किसके कहने पर लिखी थी? अकबर के कहने पर लिखी थी। और उस किताब का नाम जो था तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही। ये पुस्तक याद रखना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास खां सरवानी के द्वारा, जो कि अकबर के कहने पे लिखी गई थी। तो हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। अगर शेरशाह सूरी के बारे में हम बात करें तो जो 1540 से 1545 के बीच में इसका शासन रहा। अगर शेरशाह का ही शासन देखा जाए और सूरवंश का शासन देखा जाए तो 1540 से लेकर 55 तक। अगर हम शेरशाह सूरी का शासन देखते हैं 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। इसके जो बचपन का नाम था दोस्तों, शेरशाह के जो बचपन का नाम था ये क्या था? फरीद खां। इसके बचपन का नाम था फरीद खां। और इसके पिता का क्या नाम था? हसन खां। इसके पिता का क्या नाम था? हसन खां था। आगे दोस्तों देखते हैं, बिहार का सूबेदार ये क्या था? बिहार का सूबेदार था बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। इसका जो पुत्र था कौन था? जलाल खां संरक्षक बना। बहार खान लोहानी का जो पुत्र था जलाल खां था, ये इसके बाद गद्दी पर बैठता है। आगे देखते हैं, शेर शाह ने बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया। तो किसके संग किया शेर शाह सूरी ने? जो बहार खान लोहानी था, जिसको मोहम्मद शाह भी कहते थे, इसकी जो विधवा तिरानी थी दूदू बेगम के साथ में इसने विवाह किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। आगे बात करते हैं, 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की। किसने? शेरशाह सूरी ने। 1529 में इसने कहा बंगाल में नुसरत खां शाह को हराया और हजरत अली की उपाधि धारण की। याद रखना, हजरत अली की उपाधि कब धारण करती है शेरशाह? बंगाल में नुसरत शाह को हराने पर। 1530 में इसने चुनार का किला जीता। चुनार का किला दोस्तों कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में। और इसमें लाड़म लिका से विवाह किया। किससे विवाह किया? लाड़म विवाह से। लाड़म
लिका से इसने विवाह किया। वहीं 1542 में इसने मालवा को, तो 1542 से पहले दोस्तों इसने 2 युद्ध महत्वपूर्ण जीते, जिसमें अगर हम बात करें 1500, याद रखेंगे इसमें हम क्रमशः ये याद रख लो। एक 1532 में एक युद्ध लड़ा, दोराहा का युद्ध। क्या लड़ा? दोराहा का युद्ध लड़ा, जिसमें दोस्तों क्या होता है, ये पराजित होता है। किससे हो जाता है? हुमायूं से होता है। दोराहा का युद्ध में ये हुमायूं से पराजित हो जाता है। आगे दोस्तों क्या है, एक युद्ध ये और लड़ता है, जो 26 जून कब होता है? 26 जून 1539 में, 26 जून 1539 में, जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। किस नाम से जाना गया? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में दोस्तों क्या होता है, शेर खां जो होता है ये विजय हो जाता है और हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो जाता है। याद रखना, 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां विजयी होता है। इसके बाद दूसरा ये युद्ध लड़ता है, जिसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये होता है 17 मई। कब होता है? 17 मई को होता है। 17 मई 1540 को, 1540 को, 17 मई 1540 को युद्ध होता है। और ये इसमें दोस्तों इसका युद्ध का जो नाम है, इसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, बोलते हैं बिलग्राम। इसे बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इसे 2 नामों से जाना जाता है, बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध। इसमें दोस्तों क्या है कि हुमायूं पूरी तरह पराजित हो जाता है और वह दिल्ली से निष्कासित होता हुआ कहाँ भाग जाता है? पश्चिमी भारत में भाग जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत में चला जाता है। और इस पे दिल्ली पे किसका राज हो जाता है? शेर खां का इसमें राज स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेर खां फिर विजयी होता है और वो हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर देता है और दिल्ली पे अपना शासन कर लेता है। इसके बाद दोस्तों शेर खां के द्वारा कुछ और भी युद्ध जीते जाते हैं, जैसे 1542 में मालवा को उसने जीत लिया था। वहीं 1543 में रायसन को जीता इसने, रायसन को जीता, जहाँ का शासक पूरनमल जाट था। जाट को धोखा चंदेरी का किला जीता था। किसने? बाबर। यहाँ इसी में चंदेरी का किला भी किसने जीता था? बाबर ने। दोस्तों 1545 में ये कालिंजर पर आक्रमण किया इसने, कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर दोस्तों कहाँ है आज? वर्तमान में बांदा में। और बांदा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। जहाँ का शासक कीर्ति सिंह था। कहाँ? कालिंजर का, जो कि चंदेल वंश का शासक था। कहाँ का? चंदेल वंश। चंदेल वंश का शासक कौन था? कीर्ति सिंह था कालिंजर पर, और उसी पे शेर खां ने आक्रमण किया। बांदा में जो पड़ता है, उसी समय क्या होता है, हुक्का तोप का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ दोस्तों? उस समय जो तोप चला रहा था और उस गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? तोप जब वो आक्रमण कर रहा होता है, कालिंजर को घेरा, दुर्ग पर डेरा डाले हुए होता है, और वहाँ दोस्तों क्या होता है, इसकी जो गोला फटने से वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह का जो मृत्यु होती है वो कालिंजर युद्ध के दौरान होती है, जो कि वहाँ का शासक कीर्ति सिंह था, जो कि चंदेल वंश का शासक था। तो दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ बना दिया गया? सासाराम में। अब सासाराम कहाँ है दोस्तों? इसका जो मकबरा है वो सासाराम में है। और सासाराम दोस्तों कहाँ है? ये सासाराम दोस्तों बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें। दोस्तों इसने भू राजस्व व्यवस्था यानी जो कि वो पैदावार का 1/3% किया, 1/3 भू राजस्व लिया दोस्तों। और इसी की जो व्यवस्था को दोस्तों क्या किया? टोडरमल ने अपनाया था। किसने? टोडरमल ने अपनाया था। पट्टा प्रथा शुरू की इसने। दूसरों क्या किया? पट्टा प्रथा शुरू की। ये क्या होता है?
पट्टा यानी लोगों को कृषि करने के लिए किसानों को खेत दिए जाते थे, जिसको पट्टा कहा जाता था, और जिसको लोग कबूलियत कहा जाता था, यानी कबूलियत पत्र के द्वारा कबूल कर लेते थे। जिस किसान को भी कोई पट्टा आवंटित किया जाता था तो वो किसान एक कबूलियत पत्र स्वीकार कर लेता था, कबूलियत के नाम से, जिसे कबूलियत के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं दोस्तों। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए। इसने दोस्तों शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, जो कि वर्तमान स्वरूप में है। कैसा? वर्तमान स्वरूप में है। सड़क ए आजम। इसने दोस्तों सड़क ए आजम का निर्माण कराया, जिसका जीटी रोड नाम किसने दिया दोस्तों? ऑकलैंड ने। किसने दिया? ऑकलैंड कौन था? ये ऑकलैंड के द्वारा दोस्तों दिया गया। ये वायसराय के द्वारा, किसके? ऑकलैंड जो था वायसराय के द्वारा इसका नामकरण किया जीटी रोड। और ये सड़क ए आजम के नाम से किसने सड़क बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक बनवाई बात आ जाती है तो बंगाल के ये सोनार गांव से, बंगाल के सोनार गांव से कहाँ तक जाती है? ये अफगानिस्तान के काबुल शहर तक। कहाँ तक? काबुल शहर तक ये रोड जाता था, जिसको जीडी रोड कहते थे। तो ये सड़क किसने बनवाई? शेरशाह सूरी के द्वारा। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया, जो का बिहार में है दोस्तों। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कहाँ कराया? जो कि बिहार में है। किला ए कोयना, इसका निर्माण इसने दोस्तों कराया। किला ए कोयना का निर्माण जो कि दिल्ली में है। डाक सेवा का जनक जो इसका सेनापति प्रमुख था, हेमू को कहा जाता है, हेमू को। और दोस्तों गुप्तचर प्रणाली का जो प्रमुख होता वो कौन था? हेमू था। वहीं डाक सेवा का जनक भी इसे कहा जाता है, और इसका जो प्रमुख था वो किसे? हेमू को कहा जाता था। वहीं गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख इसे ये हेमू दिखता था। आगे देखते हैं दोस्तों। जलाल खां। इसके बाद दोस्तों जो जलाल खां था, शेरशाह सूरी के बाद ये गद्दी बैठता है। इसने इस्लाम शाह नाम की उपाधि धारण की और ये गद्दी पर बैठता है। 9 वर्ष शासन करता है, 1545 से 1554 तक। कहाँ तक करता है? 1545 तक, 1554 तक करता है। के समय मलिक मोहम्मद जायसी। इसी के समय दोस्तों कौन जो कवि हुए थे? मलिक मोहम्मद जायसी। किसके समय हुए थे? जलाल खां, जिसको इस्लाम शाह की उपाधि से ये गद्दी पर बैठता है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा शासक होता है फिरोज होता है, जो कि 3 दिन ही रहता है। और इसकी जो हत्या दोस्तों कर दी जाती मुजारिब खां ने कर दी। किसने कर दी दोस्तों? मुजारिब खां ने कर दी थी। फिरोज गद्दी पर बैठता है, जो कि 3 दिन के लिए बैठता है, और उसकी हत्या मुजारिब खां के द्वारा कर दी जाती है। तो ये दोस्तों मुजारिब कौन था? ये शेरशाह का भाई निजाम खां। मुजारिब खां कौन था? ये शेरशाह का जो भाई था, मुजारिब खां शेरशाह का भाई निजाम खां। अगर हम बात करें शेरशाह का भाई कौन था? निजाम खां था। तो ये निजाम जहां का पुत्र था। कौन था? ये पुत्र था। और ये शेरशाह सूरी का दामाद भी था। कौन था? ये शेरशाह सूरी का दामाद भी था। शेरशाह का भाई निजाम खां ये था। वहीं दोस्तों ये देखते हैं मुजारिब खां जो था, ये दोस्तों आदिल शाह की नाम से गद्दी पे बैठता है। ये आदिल शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है, और ये शेरशाह सूरी का दामाद था। कौन था? मुजारिब खां। ये शेरशाह सूरी का दामाद था और निजाम खां का पुत्र था। इतना बात याद रखने। और निजाम खां जो था वो शेरशाह सूरी का भाई था। इब्राहिम शाह क्या था? इब्राहिम शाह ये साला शेरशाह सूरी का था। ये कौन था? इब्राहिम शाह इसके बाद गद्दी पर बैठता है, और ये साला था किसका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का। इसके बाद दोस्तों जो बैठता है सिकंदर शाह बैठता है गद्दी पर। सिकंदर शाह बैठता है,
और सिकंदर शाह दोस्तों क्या होता है, सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है, सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। कब होता है दोस्तों, 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में होता है, जिसमें दोस्तों क्या हो, हुमायूं की विजय हो जाती है और सिकंदर शाह पराजित हो जाता है। अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक जो था इसका दोस्तों आदिल शाह सूरी था। अंतिम शासक था आदिल शाह सूरी था। तो आदिल शाह सूरी का जो सेनापति था वो हेमू पे था दोस्तों, हेमू पे था, हेमू। तो दोस्तों क्या होता है, हेमू जो था वो दिल्ली की गद्दी पर हिंदू सम्राट बनकर बैठा। क्या बैठा, सोचो, हिंदू सम्राट बनकर बैठता है। वहीं स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट भी घोषित कर देता है। कौन, हेमू। आगे 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण की किसने दोस्तों, इसी ने, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14वां शासक ऐसा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि। तो भारत में से 14 शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर 14वां अगर हम पूछें कौन था, तो 14वां ऐसा शासक कौन था, वो हमारा हेमू था, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखते हैं हम, आगे दोस्तों देखते हैं इसमें हम दोस्तों शेर शाह के द्वारा इस 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना की गई थी। 4 केंद्रीय विभाग कौन कौन से, क्रमशः हम उसको देख लेते हैं। जो नंबर 1 था दीवान विजारत, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, दीवान ए विजारत, दीवान विजारत। ये दोस्तों का था राजस्व विभाग था। क्या था, इसको बोलते थे राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। दीवान ए विजारत की स्थापना किसने की, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था, इसकी भी इसने स्थापना की थी। हम दूसरा देखते हैं, दीवान ए आरज। दूसरा इसने अगर बात की थी, दीवान ए आरज, दीवान ए आरज की स्थापना किसने की थी, शेरशाह के द्वारा, जो कि सैन्य विभाग था। क्या था, दीवान ए आरज कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था, याद रखना। हम दूसरा विभाग देखते हैं किसकी स्थापना की थी, दीवान ए रिसालत। कैसा किया था, दीवान ए रिसालत, रिसालत, दीवान ए रिसालत। ये विदेश मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय था। इसके बाद दोस्तों इसने एक और विभाग की स्थापना की जिसे बोलते हैं दीवान ए इंसा। क्या कहा, ए इंसा, दीवान ए इंसा, जो कि दोस्तों संचार विभाग था। कौन सा विभाग था, संचार विभाग था, ये याद रखना दोस्तों। तो इसने दोस्तों क्या है, दीवान इंसा। 4 विभाग ऐसे थे, याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए दोस्तों। इसने अपना जो साम्राज्य था उसे प्रांतों में विभाजित किया था। क्या, उसको प्रांतों में। तो प्रांतों को ये क्या कहा जाता था, सूबा। प्रांतों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, सूबा। और सूबा को दोस्तों इसने जिलों में विभाजित किया। किसमें दोस्तों, जिलों में। उस समय दोस्तों जिलों को किस नाम से जाना जाता था, सरकार। किस नाम से जाना जाता था, सरकार में। और सरकार को दोस्तों परगनों में, इसने परगने में दोस्तों इसने विभाजित किया। तो प्रांतों को, साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबा में, सूबा को सरकार में, सरकार को परगने में, और परगने को दोस्तों ग्राम में। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके पूरा साम्राज्य में कितने सरकार सूबा थे, तो दोस्तों इसने टोटल इसके साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित था। कितने थे, 47 सरकार, यानी 47 जिले थे, 47 सरकारों में विभाजित था इसका पूरा साम्राज्य। याद रखना, शेरशाह सूरी का जो पूरा साम्राज्य जो था वो 47 सरकारों में विभाजित था। आगे दोस्तों देखते हैं,
कि अगर हम बात करें शेषासुरी की, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। और इसमें दोस्तों कोई मुझे नहीं लगता कि और भी कोई इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, संबंधित है। अगर क्वेश्चन से दोस्तों कहीं छूट गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइज हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह के न्यू कंटेंट के वीडियो दोस्तों देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से दोस्तों करते रहिएगा, क्योंकि आज का जो समय है वो कंपटीशन का समय है। क्योंकि आज बस वही सफल हो पा रहे हैं जो वाकई दिल से मेहनत करते हैं। तो अगर आपको वाकई को मेहनत का कहीं अपने गोल को अचीव करना है तो चुपचाप आप दिन रात एक कर दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। मेहनत या सफलता का जो मूल मंत्र है वो है मेहनत, मेहनत, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।